नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज सुनते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कहानी पक्षी और दीमक। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बाहर चिलचिलाती हुई दोपहर है, लेकिन इस कमरे में ठंडा मध्यम उजाला है। यह उजाला इस बंद खिड़की की दरारों से आता है। यह एक चौड़ी मुंडेर वाली बड़ी खिड़की है, जिसके बाहर की तरफ दीवार से लगकर कांटेदार बेत की हरी घनी झाड़ियां हैं। इनके ऊपर एक जंगली बेल चढ़कर फैल गई है और उसने आसमानी रंग के गिलास जैसे अपने फूल प्रदर्शित कर रखे हैं। दूर से देखने वालों को लगेगा कि उस बेल के फूल नहीं, वरन बेत की झाड़ियों के अपने फूल हैं। किंतु इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि लता ने अपनी घुमावदार चाल से न केवल बेत की डालों को उनके कांटों से बचते हुए जकड़ रखा है, वरन उनके कंटक रोमों वाले पत्तों के एक एक हरे फीते को समेटकर कसकर उनकी एक रस्सी सी बना डाली है और उस पूरी झाड़ी पर अपने फूल बिखराते छिटकाते हुए उस सौंदर्य प्रतीकों को सूरज और चांद के सामने कर दिया है। लेकिन इस खिड़की को मुझे अक्सर बंद रखना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के इस इलाके में मौसम बेमौसम आंधीनुमा हवाएं चलती हैं। उन्होंने मेरी खिड़की के पल्लों को ढीला कर डाला है। खिड़की बंद रखने का एक कारण यह भी है कि बाहर दीवार से लगकर खड़ी हुई हरी घनी झाड़ियों के भीतर जो छिपे हुए गहरे हरे सांवले अंतराल हैं, उनमें पक्षी रहते हैं और अंडे देते हैं। वहाँ से कभी कभी उनकी आवाज़ें रात बिरात एकाएक सुनाई देती हैं। वे तीव्र भय की रोमांचक चीत्कारें हैं, क्योंकि यहाँ अपने शिकार की खोज में एक भुजंग आता रहता है। वह शायद उस तरफ की तमाम झाड़ियों के भीतर रेंगता फिरता है। एक रात इसी खिड़की में से एक भुजंग मेरे कमरे में भी आया। वह लगभग 3 फीट लंबा अजगर था। खूब खा पी करके सुस्त होकर वह खिड़की के पास मेरी साइकिल पर लेटा हुआ था। उसका मुंह कैरियर पर जिस्म की लपेट में छिपा हुआ था और पूंछ चमकदार हैंडल से लिपटी हुई थी। कैरियर से लेकर हैंडल तक की सारी लंबाई को उसने अपने देह बलयों से कस लिया था। उसकी वह काली लंबी चिकनी देह आतंक उत्पन्न करती थी। हमने बड़ी मुश्किल से उसके मुंह को शनाख्त किया और फिर एकाएक फिनाइल से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर डाला। रोमांचपूर्ण थे हमारे वे व्याकुल आक्रमण। गहरे भय की सनसनी में अपनी कायरता का बोध करते हुए हम लोग निर्दयतापूर्वक उसकी छटपटाती देह को लाठियों से मारे जा रहे थे। उसे मरा हुआ जान हम उसका अग्नि संस्कार करने गए। मिट्टी के तेल की पीली गेरवी ऊंची लपक उठाते हुए कंडों की आग में पड़ा हुआ वह ढीला नाग शरीर में अपनी बची खुची चेतना समेटकर इतनी जोर से ऊपर उछला कि घेरा डालकर खड़े हुए हम लोग हैरत में आकर एक कदम पीछे हट गए। उसके बाद रात भर सांप की ही चर्चा होती रही। इसी खिड़की से लगभग 6 गज दूर बेत की झाड़ियों के उस पार एक तालाब है, बड़ा भारी तालाब। आसमान का लंबा चौड़ा आईना जो थरथराते हुए मुस्कुराता है। उसकी थरथराहट पर किरणें नाचने लगती हैं। मेरे कमरे में जो प्रकाश आता है वह इन लहरों पर नाचती हुई किरणों का उछल कर आया हुआ प्रकाश है। खिड़की की लंबी दरारों में से गुजरकर वह प्रकाश सामने की दीवार पर चौड़ी मुंडेर के नीचे सुंदर झलमलाती हुई आकृतियां बनाता है। मेरी दृष्टि उस प्रकाश कंप की ओर लगी हुई है। एक क्षण में उसकी अनगिनत लहरें नाची जा रही हैं, नाचे जा रही हैं। कितना उद्दाम है, कितना तीव्र वेग है उन झिलमिलाती लहरों में। मैं मुग्ध हूँ। बाहर के लहराते तालाब ने किरणों की सहायता से अपने कंपों की प्रतिछवि मेरी दीवार पर आंक दी है। काश ऐसी भी कोई मशीन होती जो दूसरों के हृदय कंपनों को, उनकी मानसिक हलचलों को मेरे मन के पर्दे पर चित्र रूप में उपस्थित कर सकती। उदाहरणतः मेरे सामने इसी पलंग पर वह जो नारी मूर्ति बैठी है, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। वैसे उसके बारे में जितनी गहरी जानकारी मुझे है, शायद किसी को नहीं। इस धुंधले और अंधेरे कमरे में वह मुझे सुंदर दिखाई दे रही है। दीवार पर गिरे हुए प्रत्यावर्तित प्रकाश का पुनः प्रत्यावर्तित प्रकाश नीली चूड़ियों वाले हाथों में थमे हुए उपन्यास के पन्नों पर
ध्यान मग्न कपोलों पर और आसमानी आंचल पर फैला हुआ है। यद्यपि इस समय हम दोनों अलग अलग दुनिया में, वह उपन्यास की जगत में और मैं अपने ख्यालों के रास्ते पर घूम रहे हैं, फिर भी इस अकेले धुंधले कमरे में गहन साहचर्य के संबंध सूत्र तड़प रहे हैं और महसूस किए जा रहे हैं। बावजूद इसके यह कहना ही होगा कि मुझे इसमें रोमांस नहीं दिखता। मेरे सिर का दाहिना हिस्सा सफ़ेद हो चुका है, अब तो केवल आश्रय का अभिलाषी हूँ, ऊष्मापूर्ण आश्रय का। फिर भी मुझे शंका है, यौवन के मोह, स्वप्न का गहरा उद्दाम, आत्मविश्वास अब मुझ में नहीं हो सकता। एक वयस्क पुरुष का अविवाहिता वयस्का स्त्री से प्रेम भी अजीब होता है। उसमें उद्युक्त इच्छा से आग्रह के साथ साथ जो अनुभवपूर्ण ज्ञान का प्रकाश होता है, वह पल पल पर शंका और संदेह को उत्पन्न करता है। श्यामला के बारे में शंका रहती है। वह ठोस बातों की बारीकियों का बड़ा आदर करती है। वह व्यवहार की कसौटी पर मनुष्य को परखती है। यह मुझे अखरता है। उसमें मुझे एक ठंडा पथरीलापन मालूम होता है। गीले सपनीले रंगों का श्यामला में सचमुच अभाव है। ठंडा पथरीलापन उचित है या अनुचित, यह मैं नहीं जानता, किंतु जब औचित्य के सारे प्रमाण, उनका सारा वस्तु सत्य पॉलिशदार टीन सा चमकता उठता है, तो मुझे लगता है बुरे फंसे इन फालतू की अच्छाइयों में। तो दूसरी तरफ मुझे अपने भीतर की कोई गहरी कमी महसूस होती है और वो खटकने लगती है। ऐसी स्थिति में मैं हाँ और ना के बीच में रहकर खामोश जी हाँ की सूरत पैदा कर देता हूँ। डरता सिर्फ इस बात से हूँ कि कहीं यह जी हाँ जी हुजूरी न बन जाए। मैं अतिशय शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। अपनी शांति भंग न हो, इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। न झगड़ा करना चाहता हूँ, न मैं किसी झगड़े में फंसना चाहता। उपन्यास फेंक कर श्यामला ने दोनों हाथ ऊंचे करके जरा सी अंगड़ाई ली। मैं उसकी रूप मुद्रा पर फिर से मुग्ध होना चाहता था। उसने एक बेतुका प्रस्ताव सामने रख दिया। कहने लगी, चलो बाहर घूमने चलें। मेरी आंखों के सामने बाहर की चिलचिलाती सफ़ेदी और भयानक गर्मी चमक उठी। खस के पर्दों के पीछे, छत के पंखों के नीचे अलसाते लोग याद आए। भद्रता की कल्पना और सुविधा के भाव मुझे मना करने लगे। श्यामला के झक्कीपन का एक और प्रमाण मिला। उसने मुझे एक क्षण आंखों से तौला और फैसले के ढंग से कहा, खैर मैं तो जाती हूँ, देखकर चली आऊँगी, बता दूँगी। लेकिन चंद मिनटों बाद मैंने अपने को चुपचाप उसके पीछे चलते हुए पाया। तब दिल में एक अजीब झोल महसूस हो रहा था। दिमाग के भीतर सिकुड़न सी पड़ गई थी। बाल अनसवरे थे, पैरों को किसी न किसी तरह आगे ढकेले जा रहा था। लेकिन यह सिर्फ दोपहर के गर्म तीरों के कारण था या श्यामला के कारण, कहना मुश्किल है। या उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और दिलासा देती हुई आवाज़ में कहा, स्कूल का मैदान ज़्यादा दूर नहीं है। वह मेरे आगे आगे चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसके पैरों और तलवों के पिछले हिस्से की तरफ था। उसकी टांग जो बियायों से भरी हुई धूल भरी थी, आगे बढ़ने में उचकती हुई चप्पल पर चटचटाती थी। जाहिर था कि ये पैर धूल भरी सड़कों पर घूमने के आदी हैं। यह ख्याल आते ही उसी ख्याल से लगे हुए न मालूम किन धागों से होकर मैं श्यामला से खुद को कुछ कम, कुछ हीन पाने लगा और उसकी ग्लानि से उबरने के लिए मैं उस चलती हुई आकृति के साथ उसके बराबर हो लिया। वह कहने लगी, याद है शाम को बैठक है, अभी चलकर ना देखते तो कब देखते। और सबके सामने साबित हो जाता है कि तुम खुद कुछ करते नहीं, सिर्फ जुबान की कैंची चलती है। अब श्यामला को कौन बताए, न मैं इस भरी दोपहरी में स्कूल का मैदान देखने जाता और न शाम की बैठक में ही। संभव था कि कोरम पूरा न होने के कारण बैठक स्थगित हो जाती, लेकिन श्यामला को यह कौन बताए कि हमारे आलस्य में भी एक छिपी हुई जानी अनजानी योजना रहती है। वर्तमान संचालन का दायित्व तो जिन पर है, वे खुद संचालक मंडल की बैठक नहीं होने देना चाहते। अगर श्यामला से कहूँ तो वह पूछेगी क्यों, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। मैं उसकी आंखों से गिरना नहीं चाहता, उसकी नज़र में और चढ़ना चाहता हूँ। उसका प्रेमी जो हूँ, अपने व्यक्तित्व का सुंदरतम चित्र उपस्थित करने की लालसा भी तो रहती है। वैसे भी धूप इतनी तेज थी कि बात करने या बात बढ़ाने की तबीयत नहीं हो रही थी। मेरी आंखें सामने के पीपल के पेड़ की तरफ गई, जिसकी एक डाल तालाब के ऊपर
बहुत ऊंचाई पर दूर तक चली गई थी। उसके सिरे पर एक बड़ा सा भूरा पक्षी बैठा था। उसे मैंने चील समझा। लगता था कि वह मछलियों के शिकार की ताक लगाए बैठा है। लेकिन उसी शाखा की बिल्कुल विरुद्ध दिशा में जो दूसरी डालें ऊपर ऊंची होकर तिरछी और बाकी टेढ़ी हो गई हैं, उन पर झुंड के झुंड कौवे काँव काँव कर रहे हैं, मानो वे चील की शिकायत कर रहे हों। और उचक उचक कर फुदक फुदक कर मछली की ताक में बैठे उस पक्षी के विरुद्ध प्रचार किए जा रहे हों कि इतने में मुझे उस मैदानी आसमानी चमकीले खुले खुलेपन में एकाएक सामने दिखाई देता है सांवले नाटे कद पर भगवे रंग का खद्दर का बंडी नुमा कुर्ता, लगभग चौरस मोटा चेहरा जिसके दाहिने गाल पर एक बड़ा सा मस्सा है और उस मस्से में से बारीक बाल निकले हुए। जी धंस जाता है उस सूरत को देखकर। वह मेरा नेता है, संस्था का सर्वे सर्वा है। उसकी ख्याली तस्वीर देखते ही मुझे अचानक दूसरे नेताओं की और सचिवालय के उस अंधेरे गलियारे की याद आती है जहां मैंने इस नाटे मोटे भगवे खद्दर कुर्ते वाले को पहले पहल देखा था। उन अंधेरे गलियारों में से कई कई बार गुजरा हूँ और वहाँ किसी मोड़ पर किसी कोने में इकट्ठा हुए ऐसी ही संस्थाओं के संचालकों के उतरे हुए चेहरों को देखा है। बावजूद श्रेष्ठ पोशाक और अप टू डेट भेस के संभलाया हुआ गर्व, बेबस गंभीरता, अधीर उदासी और थकान उनके व्यक्तित्व पर राक्षसी मलती है। क्यों? इसलिए कि माली साल की आखिरी तारीख को अब सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं। सरकारी ग्रांट अभी मंजूर नहीं हो पा रही है। कागजात अभी वित्त विभाग में ही अटके पड़े हैं। ऑफिसों के बाहर, गलियारों के दूसरे किसी कोने में, पेशाब घर के पास या होटलों के कोने में क्लर्कों की मुट्ठियां गर्म की जा रही हैं ताकि ग्रांट जल्दी मंजूर हो और मिल जाए। ऐसी ही किसी जगह पर मैंने इस भगवे खद्दर कुर्ते वाले को जोर जोर से अंग्रेजी बोलते हुए देखा था और तभी मैंने उसके तेज मिजाज और फितरती दिमाग का अंदाज़ा लगाया था। इधर भरी दोपहर में श्यामला का पार्श्व संगीत चल ही रहा है। मैं उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाता, लेकिन न मालूम कैसे मेरा मन उसकी बातों से कुछ संकेत ग्रहण कर अपने ही रास्ते पर चलता रहता है। इसी बीच उसके एक वाक्य से मैं चौंक पड़ा। इससे अच्छा है कि तुम इस्तीफ़ा दे दो। अगर काम नहीं कर सकते तो गद्दी क्यों अड़ा रखी है? इसी बात को कई बार मैंने अपने से ही पूछा था, लेकिन आज उसके मुंह से ठीक उसी बात को सुनकर मुझे धक्का सा लगा और मेरा मन कहाँ का कहाँ चला गया। एक दिन की बात, मेरा सजा हुआ कमरा, चाय की चुस्कियाँ, कह कहे एक पीले रंग के तिकोने चेहरे वाला मस्खरा ऊल जलूल शख्स, बगैर यह सोचे कि जिसकी वह निंदा कर रहा है वह मेरा कृपालु मित्र और सहायक है, वह शख्स बात बढ़ाता जा रहा है और मैं स्तब्ध, किंतु कान सुन रहे हैं। हारे हुए आदमी जैसी मेरी सूरत, वह कहता जा रहा है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहाँ है? हैं तो ये हैं, देखिए। क्लर्क कहता है, रजिस्टर बताता है, सब कहते हैं, ये हैं, लेकिन कहाँ है? यह तो सब लिखित रूप में है, वस्तु रूप में कहाँ है? वे खरीदे ही नहीं गए हैं। झूठी रसीद लिखने का कमीशन विक्रेता को, शेष रकम जेब में, सरकार से पूरी रकम वसूल। किसी खास जांच के ऐन मौके पर किसी दूसरे शहर की संस्था से उधार लेकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र हाजिर। सब चीज़ें मौजूद हैं, आइए देख जाइए। जी हाँ, ये तो है सामने, लेकिन जांच खत्म होने पर सब गायब। अंतर ध्यान, कैसा जादू है। खर्चे का आंकड़ा खूब फुला कर रखिए, सरकार के पास कागजात भेजते रहिए, खास मौक़ों पर ऑफिसों के धुंधले गलियारों और होटलों के कोनों में मुट्ठियां गरम कीजिए, सरकारी ग्रांट मंजूर, और उसका न जाने कितना हिस्सा बड़े ही तरीके से संचालकों की जेब में। जी, भरी दोपहरी में आगे बढ़ा जा रहा हूँ। कानों में ये आवाज़ें गूंजती जा रही हैं। मैं व्याकुल हो उठता हूँ। श्यामला का पार्श्व संगीत चल रहा है। मुझे ज़बरदस्त प्यास लगती है। पानी कि इतने में एकाएक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की ऊंचे रोमन स्तंभों वाली इमारत सामने आ जाती है। तीसरा पहर, हल्की धूप, इमारत का पत्थर, सीढ़ियाँ, लंबी मोतिया सीढ़ियाँ से लगकर अब्रक मिली लाल मिट्टी के चमचमाते रास्ते पर सुंदर काली शेवरलेट।
भगवे खद्दर कुर्ते वाले की शेवरलेट, जिसके जरा पीछे मैं खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ यूं ही कार का नंबर कि इतने में उसके चिकने काले हिस्से में जो आईने सा चमकदार है मेरी सूरत दिखाई देती है। भयानक है वह सूरत, सारे अनुपात बिगड़ गए हैं। नाक 1.5 गज लंबी और कितनी मोटी हो गई है। चेहरा बेहद लंबा और सिकुड़ गया है। आंखें खड्डेदार, कान नदारद, भूत जैसा अप्राकृतिक रूप। मैं अपने चेहरे की उस विद्रूपता को मुग्ध भाव से, कुतूहल से और आश्चर्य से देख रहा हूँ। एक टक कि इतने में 2 कदम एक और हट जाता हूँ और पाता हूँ कि मोटर के उस काले चमकदार आईने में मेरे गाल, ठुड्डी, नाक, कान सब चौड़े हो गए हैं, एकदम चौड़े, लंबाई लगभग नदारद। मैं देखता ही रहता हूँ कि इतने में दिल के किसी कोने में कोई अंधियारा गटर एकदम फूट निकलता है। वह गटर है आत्मलोचन, दुख और ग्लानि का, और सहसा मुँह से हाय निकल पड़ती है। उस भगवे खद्दर कुर्ते वाले से मेरा छुटकारा कब होगा? और तब लगता है कि सारे जाल में, बुराई की इस अनेक चक्रों वाली दैत्याकार मशीन में न जाने कब से मैं फंस गया हूँ। पैर भिज गए हैं, पसलियाँ चूर हो गई हैं, चीख नहीं निकल पाती, आवाज़ हलक में फंस कर रह गई है कि इसी बीच अचानक एक नज़ारा दिखाई देता है। रोमन स्तंभों वाली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की ऊंची लंबी मोतिया सीढ़ियों पर से उतर रही है एक आत्मविश्वासपूर्ण गौरवमयी नारी मूर्ति। वह किरणीली मुस्कान और मेरी ओर फेंकती हुई सी दिखाई देती है। मैं स्थिति में नहीं हूँ कि उसका स्वागत कर सकूं। मैं बदहवास हो उठता हूँ। वह धीमे धीमे मेरे पास आती है, अभ्यर्थनापूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहती है, पढ़ी है आपने यह पुस्तक? काली जिल्द पर सुनहले रोमन अक्षरों में लिखा है, आई विल नॉट रेस्ट। मैं साफ झूठ बोल जाता हूँ। हाँ, पढ़ी है, बहुत पहले, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मेरे चेहरे से तेल या पसीना निकल रहा है। मैं बार बार अपना मुंह पोंछता हूँ रुमाल से। बालों के नीचे ललाट, हाँ ललाट, यह शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, को रगड़ कर साफ करता हूँ और फिर एक पेड़ के नीचे इधर आते हुए भगवे खद्दर कुर्ते वाले की आकृति को देखकर श्यामला से कहता हूँ, अच्छा मैं ज़रा उधर जा रहा हूँ, फिर भेंट होगी। और सभ्यता के तकाजे से मैं उसके लिए नमस्कार के रूप में मुस्कुराने की चेष्टा करता हूँ। पेड़ अजीब पेड़ है, यहाँ रुका जा सकता है। बहुत पुराना पेड़ है जिसकी जड़ें उखड़कर बीच में से टूट गई हैं और जो साबुत है उनके आसपास की मिट्टी खिसक गई है, इसलिए वे उभर कर ऐठी हुई सी लगती हैं। पेड़ क्या है, लगभग ठूठ है। उसकी शाखाएं काट डाली गई हैं, लेकिन कटी हुई बाहों वाले उस पेड़ में से नई डालें निकलकर हवा में खेल रही हैं। उन डालों में कोमल कोमल हरी हरी पत्तियां झालर सी दिखाई देती हैं। पेड़ के मोटे तने में से जगह जगह ताजा गोंद निकल रहा है। गोंद की सांवली कत्थई गठाने मज़े में देखी जा सकती हैं। अजीब पेड़ है, अजीब, शायद यह अच्छाई का पेड़ है, इसलिए कि एक दिन शाम की मोतिया गुलाबी आभा में मैंने एक युवक युवती को इस पेड़ के तले ऊंची उठी हुई जड़ पर आराम से बैठे हुए पाया था। संभवतः वे अपने अत्यंत आत्मीय क्षणों में डूबे हुए थे। मुझे देखकर युवक ने आदरपूर्वक नमस्कार किया। लड़की ने भी मुझे देखा और झेप गई। हल्के झटके से उसने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया, लेकिन उसकी झेपती हुई ललाई मेरी नज़रों से न बच सकी। इस प्रेम मुग्ध युग्म को देखकर मैं भी एक विचित्र आनंद में डूब गया। उन्हें निरापद करने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ मैं वहाँ से 9-2-11 हो गया। यह पिछली गर्मियों की एक मनोहर सांझ की बात है, लेकिन आज इस भरी दोपहरी में श्यामला के साथ पल भर उस पेड़ के तले बैठने को मेरी भी तबीयत हुई। बहुत ही छोटी और भोली इच्छा है ये, लेकिन मुझे लगा कि शायद श्यामला मेरे सुझाव को नहीं मानेगी। पहुंचने की उसे जल्दी जो है, कहने को मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन दूसरे क्षण आप ही आप मेरे पैर उस ओर बढ़ने लगे और ठीक उसी जगह मैं भी जाकर बैठ गया जहाँ 1 साल पहले वह युग्म बैठा था। देखता क्या हूँ कि श्यामला भी आकर बैठ गई है। तब वह कह रही थी, सचमुच बड़ी गर्म दोपहर है।
सामने मैदान ही मैदान है, भूरे मटमैले। उन पर सिरस और शीशम के छायादार विराम चिन्ह खड़े हुए हैं। मैं लुब्ध और मुग्ध होकर उनकी घनी गहरी छायाएं देखता रहता हूँ। क्योंकि मेरा यह पेड़ एक अच्छाई का पेड़ छाया प्रदान नहीं कर सकता, आश्रय प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह जगह जगह काटा गया है। वह तो कटी शाखाओं की दूरियों और अंतरालों में से केवल तीव्र और कष्टप्रद प्रकाश को ही मार्ग दे सकता है। लेकिन मैदानों के इस चिलचिलाते अपार विस्तार में एक पेड़ के नीचे अकेलेपन में श्यामला के साथ रहने की यह जो मेरी इच्छा है, उसका अचानक मुझे गहरा बोध हुआ। लगा है श्यामला मेरी है और वह भी इसी भांति चिलचिलाते गर्म तत्वों से बनी हुई नारी मूर्ति है। गर्म पकती हुई मिट्टी सा चिलचिलाता हुआ उसमें अपनापन है। तो क्या आज ही अगली अनगिनत गर्म दोपहरियों से पहले, आज ही अगले कदम उठाए जाने के पहले, इसी समय, हाँ इसी समय उसके सामने अपने दिल की गहरी छिपी हुई तहें और सतहें खोल कर रख दूं, कि जिससे आगे चलकर उसे गलतफहमी में रखने, उसे धोखे में रखने का अपराधी ना बनूं। कि इतने में मेरी आंखों के सामने फिर उसी भगवे खद्दर कुर्ते वाले की तस्वीर चमक उठी। मैं व्याकुल हो उठा और उससे छुटकारा चाहने लगा। तो फिर आत्मस्वीकार कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूं? लेकिन क्या वह मेरी बातें समझ सकेगी? किसी तनी हुई रस्सी पर वजन साधते हुए चलने का, हाँ और ना के बीच में रहकर जिंदगी की उलझनों में फंसने का तजुर्बा उसे कहाँ है? हटाओ, कौन कहे। लेकिन वह स्त्री शिक्षिता तो है, बहस भी तो करती है। बहस की बातों का संबंध न उसके स्वार्थ से होता है न मेरे। उस समय हम लड़ भी तो सकते हैं, और ऐसी लड़ाइयों में कोई स्वार्थ भी तो नहीं होता। उसके सामने अपने दिल की सतहें खोल देने में न मुझे शर्म रही न मेरे सामने उसे, लेकिन वैसा करने में तकलीफ तो होती है, अजीब और पेचीदा घूमती घुमाती तकलीफ। और उस तकलीफ को टालने के लिए हम झूठ भी तो बोल देते हैं, सरासर झूठ, सफ़ेद झूठ। लेकिन झूठ से सच्चाई और गहरी हो जाती है, अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्राणवान, मानो वह हमारे लिए और सारी मनुष्यता के लिए विशेष सार रखती हो। ऐसी सतह पर हम भावुक हो जाते हैं, और वह सतह अपने सारे निजीपन में बिल्कुल बेनिजी है, साथ ही मीठी भी। हाँ, उस स्तर की अपनी विचित्र पीड़ाएं हैं, भयानक संताप हैं, और इस अत्यंत आत्मीय किंतु निर्वैयक्तिक स्तर पर हम एक हो जाते हैं, और कभी कभी ठीक उसी स्तर पर बुरी तरह लड़ भी पड़ते हैं। श्यामला ने कहा, उस मैदान को समतल करने में कितना खर्चा आएगा? 12,000। उनका अंदाज क्या है? 20,000। तो बैठक में जाकर समझा दोगे और यह बता दोगे कि कुल मिलाकर 12,000 से ज़्यादा नामुमकिन है? हाँ, उतना मैं कर दूंगा। उतना का क्या मतलब? अब मैं उन्हें उतना का क्या मतलब बताऊं? साफ है कि उस भगवे खद्दर कुर्ते वाले से मैं दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा, क्योंकि मैं उसका आदमी हूँ। भले ही वह बुरा हो, भ्रष्टाचारी हो, किंतु उसी के कारण मेरी आमदनी के जरिए बने हुए हैं। उसके कारण ही मैं विश्वास योग्य माना गया हूँ। इसलिए मैं कई महत्वपूर्ण कमेटियों का सदस्य हूँ। मैंने विरोध भाव से श्यामला की तरफ देखा। वह मेरा रुख देखकर समझ गई। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन मानो मैंने उसकी आवाज़ सुन ली हो। श्यामला का चेहरा 4 जनियों जैसा है। उस पर सांवली मोहक दीप्ति का आकर्षण है, किंतु उसकी आवाज़, हाँ आवाज़, वह इतनी सुरीली और मीठी है कि उसे अनसुना करना निहायत मुश्किल है। उस स्वर को सुनकर दुनिया की अच्छी बातें ही याद आ सकती हैं। पता नहीं किस तरह की परेशान पेचीदगी मेरे चेहरे पर झलक उठी, कि जिसे देखकर उसने कहा, कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? यह वाक्य मेरे लिए निर्णायक बन गया। फिर भी अवरोध शेष था। अपने जीवन का सार सत्य अपना गुप्त धन है, उसके अपने गुप्त संघर्ष हैं, उसका अपना एक गुप्त नाटक है, वह प्रकट करते नहीं बनता। फिर भी शायद है कि उसे प्रकट कर देने से उसका मूल्य बढ़ जाए, उसका कोई विशेष उपयोग हो सके। एक था पक्षी, वह नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे। श्यामला मेरे चेहरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगी।
सब बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे। उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी। उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक भी मिल जाती। एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देख लेता है। उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए थे। गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 2 दीमकें लो, एक पंख दो। उस नौजवान पक्षी को दीमकों का शौक था। वैसे तो ऊंचे उड़ने वाले पंछियों को हवा में ही बहुत से कीड़े तैरते हुए मिल जाते हैं, जिन्हें खाकर वे अपनी भूख थोड़ी बहुत शांत कर लेते। लेकिन दीमकें सिर्फ जमीन पर मिलती थी। कभी कभी पेड़ों पर, जमीन से तने पर चढ़कर ऊंची डाल तक वे मटियाला लंबा घर बना लेती। लेकिन ऐसे कुछ ही पेड़ होते और वे सब एक जगह न मिलते। नौजवान पक्षी को लगा, यह बहुत बड़ी सुविधा है कि आदमी दीमकों को बोरों में भरकर बेच रहा है। वह अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। दोनों का सौदा तय हो जाता है। अपनी चोंच से एक पर को खींचकर तोड़ने में उसे तकलीफ भी होती है, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है। मुंह में बड़े स्वाद के साथ 2 दीमकें दबाकर वह पक्षी फुर्र से उड़ जाता है। कहते कहते मैं थक गया, शायद सांस लेने के लिए। श्यामला ने पलकें झपकाई और कहा, और उस पक्षी को गाड़ी वाले से 2 दीमकें खरीदने और एक पर देने की बड़ी आसानी मालूम हुई। वह रोज़ तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को एक पंख देकर 2 दीमकें खरीद लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने देख लिया। उसने समझाने की कोशिश की कि बेटे, दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उनके लिए अपने पंख तो हरगिज़ नहीं दिए जा सकते। लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। उसे जमीन पर उतरकर दीमकें खाने की चट लग गई थी। अब उसे न तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते, न फल, न अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। श्यामला अपनी फैली हुई आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी ऊपर उठी हुई पलकें और भवें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता? उसके पंखों की संख्या लगातार घटती चली गई। अब वह ऊंचाइयों पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था, न बहुत समय तक पंख उसे सहारा दे सकते थे। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों, पेड़ों की चोटियों, गुंबदों और बुर्जों पर हाँफते हुए बैठ जाना पड़ता। उसके परिवार वाले तथा मित्र ऊंचाइयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते, वह बहुत पिछड़ जाता। फिर भी दीमक खाने का उसका शौक कम नहीं हुआ। दीमकों के लिए गाड़ी वाले को वह अपने पंख तोड़ तोड़ कर देता रहा। श्यामला गंभीर होकर सुन रही थी। अब की बार उसने हूँ भी नहीं कहा। फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है, वह मूर्खों का काम है। उसकी हालत यह थी कि अब वह आसमान में उड़ ही नहीं सकता था। वह सिर्फ एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी कम होती गई और एक समय वह आया जब वह बड़ी मुश्किल से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर चलकर फुदक कर पहुंचता। लेकिन दीमक खाने का शौक फिर भी नहीं छूटा। बीच बीच में गाड़ी वाला बुत्ता दे जाता, वह कहीं नज़र में ना आता। पक्षी उसके इंतज़ार में घुलता रहता। लेकिन दीमकों का शौक जो उसे था, उसने सोचा मैं खुद दीमकें ढूंढूंगा। इसलिए वह पेड़ पर से उतरकर जमीन पर आ गया और घास के एक लहराते गुच्छे में सिमट कर बैठ गया। श्यामला मेरी ओर देखे जा रही थी। उसने अपेक्षापूर्वक कहा, फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया। वह खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन चुन कर खाने की बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास दीमकों के ढेर हो गए। फिर एक दिन एकाएक वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई। उसने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। पहचानी आवाज़ सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। तब पक्षी ने कहा, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली हैं, क्या करूं? गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। उसने सिर्फ इतना कहा, तो मैं क्या करूं? ये मेरी दीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो। पक्षी ने जवाब दिया। गाड़ी वाला ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, बेवकूफ़, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर बहुत जोर दिया था।
श्यामला ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, फिर? गाड़ी वाला चला गया, पक्षी छटपटा कर रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुंह में उसे दबाकर चली गई। तब उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीरें बना रहा था। श्यामला ध्यान से सुने जा रही थी और मुझे देखे जा रही थी, और उसकी एक टक निगाहों से बचने के लिए मेरी आंखें तालाब की सिहरती, कांपती, चिलकती, चमकती लहरों पर टिकी हुई थी। कहानी कह चुकने के बाद मुझे एक ज़बरदस्त झटका लगा। एक भयानक प्रतिक्रिया, कोलतार जैसी काली गंधक, जैसी पीली नारंगी। नहीं, मुझ में अभी बहुत कुछ शेष है, बहुत कुछ। मैं उस पक्षी जैसा नहीं मरूंगा। मैं अभी भी उबर सकता हूँ। रोग अभी असाध्य नहीं हुआ है। ठाठ से रहने के चक्कर से बंधे हुए बुराई के चक्कर तोड़े जा सकते हैं। प्राण शक्ति शेष है, शेष। तुरंत ही लगा कि श्यामला के सामने फिजूल अपना रहस्य खोल दिया, व्यर्थ ही आत्मस्वीकार कर डाला। कोई भी व्यक्ति इतना परम प्रिय नहीं हो सकता कि भीतर का नंगा बालदार रीछ उसे बताया जाए। मैं असीम दुख के खारे मृतक सागर में डूब गया। श्यामला अपनी जगह से धीरे से उठी, साड़ी का पल्ला ठीक किया, उसकी सलवटें बराबर जमाई, बालों पर से हाथ फेरा और फिर अंग्रेजी में कहा, सुंदर कथा है, बहुत सुंदर। फिर वह क्षण भर खोई सी खड़ी रही और फिर बोली, तुमने कहाँ पढ़ी? मैं अपने ही शून्य में खोया हुआ था। उसी शून्य के बीच में से मैंने कहा, पता नहीं, किसी ने सुनाई या मैंने कहीं पढ़ी। और वह श्यामला अचानक मेरे सामने आ गई, कुछ कहना चाहने लगी, मानो उस कहानी में उसकी किसी बात की ताकीद होती हो। उसके चेहरे पर धूप पड़ी हुई थी, मुखमंडल सुंदर और प्रदीप्त दिखाई दे रहा था कि इसी बीच हमारी आंखें सामने के रास्ते पर जम गई। घुटनों तक मैली धोती और काली नीली सफ़ेद या लाल बंडी पहने कुछ देहाती, जिसे वह अपने भाई समूह में चले जा रहे थे। एक के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था, आगे सामने किए हुए था। उस डंडे पर एक लंबा मरा हुआ सांप झूल रहा था, काला भुजंग, जिसके पेट की हल्की सफ़ेदी भी झलक रही थी। श्यामला ने देखते ही पूछा, कौन सा सांप है ये? वह ग्रामीण मुख छत्तीसगढ़ी लहजे से चिल्लाया, करेट है भाई, करेट। श्यामला के मुंह से निकल पड़ा, ओफो, करेट तो बड़ा जहरीला सांप होता। फिर मेरी ओर देखकर कहा, नाक की तो दवा भी निकली है, करेट की तो कोई दवा नहीं है। अच्छा किया मार डाला, जहाँ सांप देखो मार डालो, फिर वह पनियल सांप ही क्यों न हो। और फिर न जाने क्यों मेरे मन में उसका यह वाक्य गूंज उठा, जहाँ सांप देखो मार डालो, और ये शब्द मेरे मन में गूंजते ही चले गए। किसी बीच रजिस्टर में चढ़े हुए आंकड़ों की एक लंबी मोजान मेरे सामने झूल उठी, और गलियारे के अंधेरे कोनों में गर्म होने वाली मुट्ठियों का चोर हाथ। श्यामला ने पलटकर कहा, तुम्हारे कमरे में भी तो सांप घुस आया था, कहाँ से आया था वो? फिर उसने खुद ही जवाब दे दिया, हाँ, वह पास की ही खिड़की से आया होगा। खिड़की की बात सुनते ही मेरे सामने बाहर की कांटेदार बेत की झाड़ी आ गई, जिसे जंगली बेल ने लपेट कर रखा था। मेरे खुद के तीखे कांटों के बावजूद क्या श्यामला मुझे इसी तरह लपेट सकेगी? बड़ा ही रोमांटिक ख्याल है, लेकिन कितना भयानक, क्योंकि श्यामला के साथ अगर मुझे ज़िंदगी बसर करनी है तो न मालूम कितने ही भगवे खद्दर कुर्ते वालों से मुझे लड़ना पड़ेगा। जी कड़ा करके लड़ाइयाँ मोल लेनी पड़ेंगी और अपनी आमदनी के ज़रिए ख़त्म कर देने होंगे। श्यामला का क्या है, वह तो एक गांधीवादी कार्यकर्ता की लड़की है, आदिवासियों की एक संस्था में कार्य करती है। उसका आदर्शवाद भी भोले भाले आदिवासियों की उस कुल्हाड़ी जैसा है, जो जंगल में अपने बेईमान और बेवफा साथी का सिर धड़ से अलग कर देती हैं। बारीक बेईमानियों का सूफियाना अंदाज उसमें कहाँ। किंतु फिर भी ये आदिवासियों जैसे उस अमिश्रित आदर्शवाद में मुझे आत्मा का गौरव दिखाई देता है, मनुष्य की महिमा दिखाई देती है, पहने तर्क की अंतिम प्रभावोत्पादक परिणति का उल्लास दिखाई देता है। और यह सब बातें मेरे हृदय को स्पर्श कर जाती हैं। और अब मैं इसके लिए क्या करूं, क्या करूं? और अब मुझे सज्जायुक्त भद्रता के मनोहर वातावरण वाला अपना कमरा याद आता है, अपना अकेला धुंधला धुंधला कमरा।
उसके एकांत में प्रत्यावर्तित और पुनः प्रत्यावर्तित प्रकाश के कोमल वातावरण में मूल रश्मियों और उनके उद्गम स्रोतों पर सोचते रहना, ख्यालों की लहरों में बहते रहना कितना सरल, सुंदर और भद्रतापूर्ण है। उससे न कभी गर्मी लगती है, न पसीना आता है, न कभी कपड़े मैले होते हैं, किंतु प्रकाश के उद्गम के सामने रहना, उसका सामना करना, चिलचिलाती दोपहर में रास्ता नापते रहना और धूल फांकते रहना कितना त्रासदायक है। पसीने से तरबतर कपड़े इस तरह चिपचिपाते हैं और इस कदर गंदे मालूम होते हैं कि लगता है कि अगर कोई इस हालत में हमें देख ले तो वह बेशक हमें निचले दर्जे का आदमी समझेगा। सजे हुए टेबल पर रखे कीमती फाउंटेन पेन जैसे नीरव शब्दांकन हमारे व्यक्तित्व, जो बहुत बड़े ही खुशनुमा मालूम होते हैं, किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण जब वे आंगन में घर बाहर चलती हुई झाड़ जैसे काम करने वाले दिखाई दें, तो इस हालत में वे यदि सड़क छाप समझे जाएं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। लेकिन मैं अब ऐसे कामों की शर्म नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ मेरा हृदय है वहीं मेरा भाग्य है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। यदि आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं और मेरे द्वारा किया गया वाचन भी अच्छा लग रहा है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।